हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम की लेटेस्ट फीफा रैंकिंग के बारे में, क्योंकि आफ्टर द नवंबर इंटरनेशनल विंडो फीफा ने इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है एंड इंडियन नेशनल टीम को 2 प्लेसेस का नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने हमारे से लोअर रैंक टीम मलेशिया के सामने 1-1 से ड्रॉ खेला। तो इसके चलते जो हमारी पहले रैंकिंग थी 125, वहां से हम 2 प्लेसेस नीचे गिर के पहुंच चुके हैं 127th पोजीशन पे। एंड अगर हम एशिया की बात करें तो वहां पे भी हमको 1 प्लेस का नुकसान हुआ है। जो पहले हम 22nd पोजीशन पे थे, वहां पे हम नीचे गिर के पहुंच चुके हैं 23rd पोजीशन पे। इंडोनेशिया ने हमको टेक ओवर कर लिया है आफ्टर दैट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन दी फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। यहाँ पे एशिया में वो 22nd पोजीशन पे आ चुके हैं एंड फीफा में 125th पोजीशन पे। सो दिस इज करंटली इंडियाज सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ द रैंकिंग वाइज इन एशिया एंड एट द फीफा लेवल। लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करनी है एएफएफ प्रेसिडेंट कल्याण चौबे रिसेंटली विथ एएफएफ फीफा एकेडमी के जो फीफा के ऑफिशियल है उनके साथ मिलके उन्होंने इंडिया के जो स्पोर्ट मिनिस्टर है मनसुख मांडविया उनके साथ मीटिंग की थी एंड वहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट मिनिस्टर को ब्रीफ किया रिगार्डिंग दिस एएफएफ फीफा एकेडमी की किस तरह से चल रहा है। 32 प्लेयर एट द मोमेंट वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड और 4 नई वो इस तरह की एएफएफ फीफा एकेडमी ओपन करना चाहते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने स्पोर्ट मिनिस्टर को सारी डिटेल एंड उसके बारे में उन्होंने बातचीत की, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने स्पोर्ट मिनिस्टर को ये बताया होगा कि ये जो 32 प्लेयर आपके वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं वो खेल किसके साथ रहे हैं। एंड आपने जैसे स्पोर्ट मिनिस्टर को ब्रीफ किया, इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है कि आप यहाँ पे फैंस को भी बताइए कि आपकी जो एएफएफ फीफा एकेडमी चल रही है उसका क्या प्रोग्रेस है। आप ना तो सोशल मीडिया पे कुछ बता रहे हो, कहाँ पे वो प्लेयर खेल रहे हैं उसका भी किसी को पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने उनको ब्रीफ की और उनको भी मेरे को लगता है कि उन्होंने यहाँ पे आधा अधूरा चीज़ें ही बताई होगी। स्पोर्ट मिनिस्टर जो है मनसुख मांडविया, उन्होंने उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे जो ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी ओर से आया है तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो इंडिया का टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि नेक्स्ट 10 सालों में हमें फीफा की टॉप 50 रैंकिंग में आना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं बताया गया होगा ना कि करंटली हमारी रैंकिंग क्या है। करंटली हम 127 पे है एंड हम ऐसी कोई काम कर नहीं रहे कि जिससे हम 10 सालों में इतना बड़ा जंप यहाँ पे लगा पाए। ये कल्याण चौबे और उनकी टीम ने नहीं बताया होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगता है कि स्पोर्ट मिनिस्टर ने बोली कि हमें जो फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए ग्रास रूट के ऊपर एंड ग्रास रूट में कैसे बेटर कोचेस एंड बेटर प्लेयर एंड यंग टैलेंट को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाए। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड अगर उसके ऊपर आप काम करोगे तभी वो जो टारगेट है टॉप 50 रैंकिंग में या फिर वॉट एवर रैंकिंग आप अचीव करना चाहते हो नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में, वो तभी पॉसिबल है कि जब आप बेटर क्वालिटी प्लेयर प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि एएफएफ इसके बारे में कुछ काम ही नहीं कर रहा है। अब आपको पता है कि कल्याण चौबे का क्या रिस्पॉन्स होगा, वो हम सबको पता है कि वो जुमले देने में माहिर है। तो उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे चिपका दिया स्पोर्ट मिनिस्टर को कि देखो साहब, हमारे पास अभी 13 आईएसएल क्लब है, 12 आई लीग क्लब है, तो टोटल 25 यहाँ पे प्रोफेशनल क्लब है। हमने रिसेंटली 80 यहाँ पे जो फुटबॉल एकेडमीज है उनको एक्रेडिटेशन दिया है। तो टोटल ये दोनों मिला के हो गए आपके 105 क्लब्स एंड एकेडमी। दूसरा, हम एक फीफा एएफएफ एकेडमी है 4 और खोलना चाहते हैं, तो टोटल हो गए आपके पास 110 क्लब्स एंड एकेडमी। अब इन सब के पास अंडर 13 की टीमें हैं। अगर मान लीजिए कि एक अंडर 13 टीम में उनके पास 30 प्लेयर है तो टोटल आपके हो गए 110 इंटू 30 यानी कि 3300 प्लेयर यहाँ पे आपके अंडर 13 के पास हो गए। तो कल्याण चौबे ने ये बताया कि इसको अगर हम फीफा की टेक्निकल हेल्प से एक कॉमन फिलोसॉफी के साथ अगर डेवलप करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी के प्लेयर मिलेंगे एंड वो आगे जाके यहाँ पे अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप मेरिट बेसिस पे क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो अंडर 13 आप प्लेयर जितने भी बोल रहे हो, जितने भी क्लब्स एकेडमी बोल रहे हो, आप उनको क्या अंडर 13 पूरे साल की लीग प्रोवाइड कर रहे हो? एएफएफ नहीं कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा आपकी अंडर 17 टीम एशियन कप भी क्वालिफाई नहीं कर पाई मेरिट के बेसिस पे। आप फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के सपने दिखा रहे हो। आपने वहाँ पे बेटर कोच नहीं दिया। टीम सिलेक्शन में हम सबको पता है कि धांधली होती है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने क्या स्पोर्ट मिनिस्टर को बताया कि हम ये नहीं कर रहे हैं इसलिए ये चीज़ें अचीव नहीं हो रही है? नहीं तो ये चीज़ें अचीव हो जाती।
तो ये सिनारियो है। आप मैथमेटिकल फॉर्मूला कितने भी बना सकते हो कि इतने प्लेयर ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जो चीज़ें करनी है, बेटर ग्रास रूट कोचेस, बेटर यूथ स्ट्रक्चर, बेटर यूथ लेवल पे लीग, बेटर आपके यूथ लेवल के जो टीम्स है नेशनल टीम, उनको कोचेस देना, एक्सपोजर मैचेस देना, ये चीज़ें जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप इतने कैसे भी कितने भी फॉर्मूला बना लो और कितनी भी ऐसी फीफा एकेडमी खोल लो, 5 नहीं अगर 50 भी खोल लोगे तो भी कुछ नहीं होगा भाई। और आप मेरे को ये बताओ कि ये जो आपकी फीफा एकेडमी है, इनके प्लेयर खेल किसके साथ रहे हैं? आप कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं चल रहा कि जहां पे बताया जा रहा हो कि ये प्लेयर आप सिर्फ ट्रेन करके आपको लगता है कि भाई नए प्लेयर यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे विदाउट प्लेइंग एनी मैचेस। आप ना तो कोई ओडिशा में ऐसा एग्जांपल है कि वहां पे कोई ये प्लेयर कोई मैचेस खेल रहे हो उस लेवल पे, तो ये प्लेयर खेल कहाँ पे रहे हैं? सो दिस इज़ दी करंट सिनारियो एंड इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, गवर्नमेंट को भी बेवकूफ़ बनाया जाता है, फैंस को तो पहले से ये लोग बना ही रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। तो ऐसी मीटिंगें होती रहेंगी, करते रहिए मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग, अल हुआ मीटिंग, बस यही नतीजा है इसका और कुछ नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ ये है। एंड जब तक बेटर पीपल नहीं आएंगे कि जो ऑनेस्टी के साथ काम करे, वैसे लोग नहीं आएंगे, देयर इज नथिंग गोइंग टू चेंज। 10 साल हो, 100 साल हो, आप कभी वो जो रैंकिंग है वॉट एवर यू अचीव करना चाहते हो नहीं कर सकते। सो ये करंट सिनारियो है। लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो कल खेले गए केरला ब्लास्टर वर्सेस एफसी गोवा के इंपॉर्टेंट मुकाबले में एफसी गोवा ने केरला ब्लास्टर को 1-0 से हरा दिया है, एंड वो भी उन्हीं के घर पे जाके। सो दैट्स अ रियली क्रूशियल 3 पॉइंट फॉर मनोलो मार्केस साइड। अगर हम मैच की बात करें तो आई थिंक केरला ब्लास्टर वुड बी रियली डिसअपॉइंटेड, बिकॉज ऐसा नहीं था मैच में कि वो यहाँ पे कंप्लीटली आउट प्ले हो गए या फिर उनकी ओर से वो एफर्ट नहीं दिखा। आई थिंक मैच में उन्होंने ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम गेम को कंट्रोल भी किया, चांसेस भी क्रिएट किए, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो फाइनल थर्ड में क्लिनिकलिटी चाहिए थी वो यहाँ पे टीम की ओर से मिसिंग रही, एंड उसी का नतीजा है कि वो यहाँ पे इवन इक्वलाइजर भी नहीं डाल पाए। अदरवाइज फर्स्ट हाफ में आई थिंक मेरे को लगता है कि दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस, एंड सेकंड हाफ में भी जो लास्ट के 10-15 मिनट थे वहाँ पे उन्होंने वो जो फाइनल पुश है वो काफ़ी कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्कोर नहीं कर पाए। एंड दूसरी चीज़ जो उनके अगेंस्ट चली गई वो यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने वो गोल को कंसीड किया, जो इकलौता गोल था, अदरवाइज 0-0 भी होता, मैच का रिजल्ट अगर 0-0 होता तो भी फेयर रिजल्ट होता, या फिर 1-1 भी होता, क्योंकि केरला ब्लास्टर की ओर से वो एफर्ट दिखा था। नो डाउट आप बोलेंगे कि गोवा की डिफेंस अच्छी रही, सब कुछ बढ़िया था, बट जो गोल यहाँ पे बोरिस सिंह ने मारा, आई डोंट थिंक सो कि बोरिस सिंह को भी बिलीव हुआ होगा कि भाई मैंने तो क्रॉस डाला था और ये गोल कैसे हो गया। एंड अगेन यहाँ पे केरला ब्लास्टर की कीपर सचिन सुरेश का हमें ब्लंडर देखने को मिला, जो कि एट दिस लेवल, यहाँ पे आईएसएल के इस लेवल पे आपको इस तरह के शॉट्स को रोकना चाहिए। एंड ये अगर एक बार गलती होती है तो समझ में आता है, बट मेरे को याद आता है कि इस बार जो केरला ब्लास्टर ने 9 मैचेस खेले हैं उसमें से 4 से 5 मैचेस ऐसे हैं कि जहां पे कीपर के ब्लंडर की वजह से उन्होंने पॉइंट लूज किए हैं या फिर मैच को लूज किया है। 2 बार आई थिंक सचिन सुरेश ने बैक टू बैक मैचेस में ब्लंडर किए थे, उसके बाद सोम कुमार ने 1-2 मैचेस में ब्लंडर किया, एंड नाउ अगेन सचिन सुरेश। जो क्रॉस था उसको उन्होंने भाई गोल में तब्दील कर दिया, कोई चांस नहीं था भाई, वो आउट ऑफ नोवेयर वो गोल आ गया जो कि बिल्कुल गोल नहीं बनता था। एंड आई थिंक केरला ब्लास्टर आर इन अ बिग ट्रबल इन दैट सेंस। एंड अगर आप डिफेंसिव लाइन भी देखेंगे केरला ब्लास्टर की इस मैच में, ऑफेंसिवली जैसे मैंने बताया कि उन्होंने काफ़ी ऐसे चांसेस बनाए, सब कुछ किया, लेकिन डिफेंसिवली उनकी टीम उस तरह से स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पा रही थी। वो क्लियरली विजिबल था, चाहे वो प्रीतम कोटाल की बात करें, चाहे बाकी प्लेयरों की बात करें, वो मतलब आप देखिए कि जो आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो सेप को मेंटेन करना चाहिए, जब आप यहाँ पे बॉल को क्या बोलते कि सामने वाली टीम के पास है और आप बॉल विन करने की कोशिश कर रहे हो या फिर सामने वाली टीम काउंटर अटैक कर रही है, तो जो पोजीशनिंग होनी चाहिए वो कंप्लीटली यहाँ पे टीम बैकलाइन की आउट ऑफ पोजीशन दिखे। सो वो भी एक एरिया है, एंड आई थिंक डिफेंसिवली दे नीड टू इम्प्रूव, एंड आई थिंक मिकेल स्टार के ऊपर भी प्रेशर ज़्यादा बनता जा रहा है। नेक्स्ट 2 मैचेस उनके आईएसएल की टॉप 2 टीम के सामने है, बेंगलुरु एफसी एंड मोहन बगान। सो रियली टफ टास्क फॉर मिकेल स्टार एंड देयर टीम टू बाउंस बैक। दूसरी साइड आई थिंक मनोलो मार्केस इससे ज़्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि अवे में जाके केरला ब्लास्टर एंड 17,000 यहाँ पे फैंस आए थे इस मैच को देखने, उनके सामने जिस तरह से वो चीयरअप कर रहे थे वो काफ़ी बढ़िया लगा, बट उनके सामने इस तरह की परफॉर्मेंस देके 3 क्रूशियल पॉइंट लेके आना। नाउ दे आर ऑन द 5th पोजीशन। 3rd, 4th एंड 5th पे जो टीमें हैं, नॉर्थ ईस्ट पंजाब एंड गोवा, तीनों के 15 पॉइंट है। सो नाउ स्लोली यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि गोवा यहाँ पे जो टॉप 6 टॉप 5
प्लेसेस है उसमें वापसी कर चुकी है एंड उनकी जो बैकलाइन है आफ्टर संदेश चिंगान की कमबैक होने के बाद और ज़्यादा मजबूत दिख रही है। सो दैट्स अ गुड साइन फॉर गोवा। लेट्स सी कब तक वो ये मोमेंटम को कंटिन्यू रख पाते हैं एंड केरला ब्लास्टर कैसे कमबैक करती है वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस आपको क्या लगा इस मैच के बारे में, कॉमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। अब बात करनी है आज के आईएसएल के मैच के बारे में जो कि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबला है बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बीच में। ईस्ट बंगाल हम सबको पता है कि यहाँ पे टेबल के लास्ट पोजीशन पे है, लेकिन वो एक लंबे गैप के बाद अब खेल रहे हैं। लास्ट में उन्होंने 9 मैन के साथ मोहम्मदान के सामने ड्रॉ खेला था एंड उसके बाद अब इस मैच को वो खेलने के लिए आ रहे हैं। सो ऑस्कार ब्रूजन आई थिंक डेफिनेटली वो जो एएफसी चैलेंज लीग का कॉन्फिडेंस है वो भी टीम में आया होगा। नो डाउट 2 की प्लेयर उनके इस मैच में नहीं होंगे, नंदा एंड नोरे महेश, लेकिन आई थिंक पीवी विष्णु एंड उनको यहाँ पे मौका मिल सकता है। दिमाग ताकोस, मेहदी तलाल, साउल क्रेस्पो, इन सबको यहाँ पे स्टेप अप करना पड़ेगा। दूसरी साइड नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो दे आर इन अ ग्रेट फॉर्म ऑफेंसिवली नॉर्थ ईस्ट इज इन अ ग्रेट फॉर्म। डिफेंसिवली उनको भी यहाँ पे हमने देखा है कि इस सीज़न स्ट्रगल किया है कि जहाँ पे उन्होंने 1-0 2-0 से मैच में आगे है एंड वहाँ पे उन्होंने गोल कंसीड किए हैं। एंड ऑस्कार ब्रूजन ने भी यहाँ पे प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बोला कि नॉर्थ ईस्ट नो डाउट ऑफेंसिवली बढ़िया टीम है, लेकिन डिफेंसिवली यहाँ पे उनके ऐसे एरियाज है कि जहाँ पे हम उनको एक्सपोज कर सकते हैं। एंड आई थिंक ईस्ट बंगाल विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट दोज सिचुएशन, दोज यू कैन से कि वीक पॉइंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। तो लेट्स सी, दिनेश सिंह भी आई थिंक इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे नॉर्थ ईस्ट के लिए ड्यू टू रेड कार्ड अगेंस्ट पंजाब एफसी जो उनको मिला था आफ्टर 2 येलो कार्ड। सो देखते हैं कि उनका रिप्लेसमेंट कौन बनते हैं एंड किस तरह से डिफेंसिवली यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट परफॉर्मेंस देती है। बट अगर वो इस मैच को जीतते हैं देन दे विल कंटिन्यू पुश फॉर दैट टॉप 2 टॉप 3 पोजीशन। सो वो आई थिंक काफ़ी उस मायने में उनके लिए इंपॉर्टेंट मैच है। एंड ईस्ट बंगाल के लिए भी नो डाउट लास्ट पोजीशन पे है, लेकिन अभी भी देयर इज ए चांस कि अगर एक वो विनिंग मोमेंटम उनका बनता है देन दे कैन एम फॉर दैट प्ले ऑफ पोजीशन। सो एक काफ़ी क्रूशल एंड एक क्लोज मैच होगा। मेरा प्रेडिक्शन रहेगा इस मैच का, आई एम गोइंग विथ 2-1 विक्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्ट। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करनी है आई लीग के बारे में। आई लीग का गेम वीक 2 आज से स्टार्ट हो रहा है एंड आज डबल हेडर है। पहला मुकाबला है आपका रियल कश्मीर वर्सेस गोकुलम केरला के बीच में। दोनों ही टीमों ने गेम वीक 1 में यहाँ पे काफ़ी क्रूशियल विक्ट्री हासिल की है। रियल कश्मीर ने राजस्थान को 2-0 से हराया था, गोकुलम केरला ने स्निधि को अवे में जाके 3-2 से हराया था। तो आई थिंक ये काफ़ी एक्साइटिंग एनकाउंटर होने वाला है एंड काफ़ी एक अटैकिंग गेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटवीन बोथ द टीम्स। दूसरी साइड जो दूसरा मैच है वो है बिटवीन आइजोल एफसी एंड एससी बेंगलुरु। आइजोल एफसी ने भी पहला मैच अपना डेम्पो के सामने ड्रॉ किया। एससी बेंगलुरु ने काफ़ी अच्छी फाइट दी थी इंटर काशी को एंड उनसे 1-0 से ही वो हारे थे। तो वो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफ़ी क्लोज मैच यहाँ पे हो सकता है और मे बी एससी बेंगलुरु इस मैच को निकाल सकती है। सो ये 2 मैचेस आई लीग में होने वाले हैं एंड उसके ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग अभी कोई सोनी ने यहाँ पे अभी कोई एडवर्टाइज नहीं किया है, तो मे बी गेम वीक 2 में भी आपको सोनी पे शायद ना देखने को मिले। गेम वीक 3 से इट माइट बी पॉसिबिलिटीज़ कि सोनी के ऊपर आपको आई लीग देखने को मिले, बट एट द मोमेंट तो आपको जो SSEN करके जो प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, उसके ऊपर आप आई लीग को देख सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।